आज अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, क्लास 9th ग्रेविटेशन। ठीक है, सबसे पहले ग्रेविटेशन। वी हैव लर्न अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एज द कोज ऑफ मोशन। वी लर्न दैट द फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई अपन ने क्या देखा कि जो फोर्स है ना, फोर्स क्या क्या काम करता है। फोर्स एक तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कैसे? ये सपोज करो ये कार है ना, टोए वाली कार है, ये आपकी तरफ आ रही है। आप इस पर फोर्स लगा के उसको उधर उधर कर दोगे ना, तो ये कार इधर मूव करने लग जाएगी ना, करेक्ट है ना। तो कोई भी फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपन, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स एग्जिट करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपन। उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। स्पीड चेंज कैसे कर सकते हैं? कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको रोक के, भाई सपोज करो ये बुक है, ये आपकी तरफ आ रही है, आप इस पर फोर्स लगा के इसको रोक दोगे तो फोर्स क्या कर सकता है? क्या कर सकता है इस फोर्स? स्पीड चेंज कर सकता है, करेक्ट। फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है। भाई सपोज करो आपके पास पेन है, पेंसिल है ना, आप उसको पकड़ के तोड़ दोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी ना। आपके पास पेज है, उस पेज पे आप क्या करोगे? फोर्स लगा के उसको उसकी शेप चेंज कर सकते हो, करेक्ट। तो फोर्स से अपन क्या कर सकते हैं? इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इवन उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट फॉल टुवर्ड द अर्थ। भाई अपन देखते हैं कि कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, आप उसको जब गिराओगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा ना। आप यहाँ पे आके उसको छोड़ोगे तो हमेशा नीचे की तरफ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई वो नीचे क्यों आता है? वो क्या रीज़न है इसके पीछे? वी नो दैट द ऑल प्लैनेट्स गोज अराउंड द सन। भाई जितने भी प्लैनेट है वो क्या करते हैं? जैसे अपनी अर्थ है ये, तो ये सन के आर बार घूमती रहती है। तो क्यों क्यों ऐसा होता है? क्यों घूमती है वो सन के आजू बाजू, राउंड? द मून गोज अराउंड द अर्थ, सेम चीज़, जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, करेक्ट। इन ऑल दीज केसेज देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द प्लैनेट एंड द मून। ओके भाई, कुछ तो है इन सारे केस में कि ये जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो ये क्यों मूव करे? कुछ तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, करेक्ट। उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है, देखेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? आइजैक न्यूटन कुड ग्रेस्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। इन सब में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है? सेम है। और कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशनल एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो लॉ दिया था उसने, न्यूटन ने जो लॉ दिया है उसको भी पढ़ेंगे। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ। भाई जो अर्थ है ना, उसके आर बार जो आजू बाजू चक्कर लगाता है मून, तो उसकी वजह से अर्थ पे चेंजेस क्या 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 आते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, देखो ये मून हो गया, ये अपनी अर्थ होगी, तो ये अर्थ के सराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब इस पे इसके चक्कर लगाने से अर्थ पे कैसे चेंजेस हो सकता है, पता है क्या क्या चेंज? अच्छा ये सुना है आपने कि जो टाइड्स होती है, टाइड्स पता है क्या होती है? जो समुद्र के अंदर पानी पानी उछलता है ना ऊपर तक, उसको टाइड्स बोलते हैं। तो वो जो टाइड्स है ना, वो अर्थ की टाइड्स किस पे डिपेंड करती है? मून के ऊपर। कैसे डिपेंड करती है वो भी देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। वी शैल स्टडी हाउ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। भाई अर्थ के ऊपर आप जाओगे तो अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे वेट अलग होगा, यहाँ पे वेट अलग होगा। तो प्लेस टू प्लेस वेट चेंज क्यों करता है? अगर यहाँ पे आप अपना वेट मेज़र करोगे तो कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ करोगे तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो वो भी क्यों होता है?
वी शैल ऑल्सो डिस्कस कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन द लिक्विड। अब कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको पानी में डालते हो तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट सिंक कर जाते हैं। तो वो भी क्यों होता है, वो सब इस चैप्टर में अपन देखेंगे, ठीक है। नाउ ग्रेविटेशन, वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ, भाई अर्थ के अराउंड मून जाता है। एन ऑब्जेक्ट वेन थ्राउन अपवर्ड रीचेज द सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड। भाई कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप ऊपर फेंकोगे तो कुछ हाइट पे जाएगा, उसके बाद वापस वो नीचे आएगा, करेक्ट। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर द ट्री एन एप्पल फॉल ऑन हिम। भाई बोलते ही हैं कि न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठा था, उसके ऊपर आके क्या गिरा, एप्पल गिरा। द फॉल ऑफ एप्पल मेड द न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। तो उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूटन ने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा। ऑल थॉट्स दैट इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल इट कैनॉट अट्रैक्ट द मून। भाई उसने सोचा कि अर्थ जब एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो उसने मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया अभी तक, तो मून आके क्यों नहीं गिरा अर्थ पे, है ना। इज़ द फोर्स सेम इन बोथ केसेस, क्या दोनों केस के अंदर, एप्पल वाले केस के अंदर और मून वाले केस के अंदर, है ना, एप्पल में और मून में क्या दोनों फोर्स सेम है। ये किसने सोचा, न्यूटन ने, ठीक है। ही कंजेक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ केसेस। फिर उसको पता चला, उसको लगा कि दोनों टाइम में, मून में और एप्पल वाले केस में जो फोर्स है वो दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल टुवर्ड द अर्थ, है ना। देखो इसको डायग्राम से समझते हैं, है ना। सपोज करो ये ऑर्बिट हो गई, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया, ठीक है। उसने बोला कि एवरी पॉइंट यहाँ पे ये जो मून है ना वो अर्थ के अंदर फॉल होना चाहता है। क्या होना चाहता है, फॉल। बट मून के ऊपर ना एक बाहर भी फोर्स लगता है और इधर ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी होती है, क्या होती है, अब ये इधर मूव करता रहता है ना। तो अंदर जो फोर्स लग रहा है, देखो एक बात याद रखना, दो मास होते हैं ना, टू मासेस, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट के दो मास होते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना। तो इनके कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे तुम हो और मैं हूँ, हम दोनों के बीच में जो एक फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमारा मास क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्या है, तो ये फोर्स होता है वो बहुत कम होता है हमारे मास के हिसाब से। लेकिन अर्थ और मून इन दोनों का मास क्या है, बहुत बड़ा है, तो उन पे ये फोर्स क्या ज़्यादा लगता है ना। तो उन पे ये फोर्स ज़्यादा लगता है। तो उसने यही बोला कि हर पॉइंट पे, अगर यहाँ पे मून है तो यहाँ पे भी ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे मून है तो यहाँ पे भी लग रहा है। एवरी पॉइंट अर्थ क्या क्या कर रही है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन फॉल क्यों नहीं होता मून अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ के, मून के पास कुछ वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी की वजह से उस पर एक आउटर फोर्स भी लगता है ना। तो जो इनर फोर्स और आउटर फोर्स वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इधर इसकी वेलोसिटी रहती है। इस वजह से वो मून के अंदर आता नहीं है, ठीक है। और इसको डिटेल में देखेंगे अपन। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इनटू द स्ट्रेट लाइन सो इट मस्ट अट्रैक्ट बाय द अर्थ। अर्थ उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बट वी डोंट नो रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। भाई हमें दिखता नहीं है कि मून अर्थ के अंदर आ रहा है, फॉल कर रहा है अर्थ के अंदर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द मून। देखो सपोज करो आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, आप उसको उस पर पत्थर बांध के उसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो उसको जब आप घुमाते हो तो वो पत्थर अंदर आना चाहता है, करेक्ट। भाई सपोज करो यहाँ पे ये पत्थर है, तो ये जो स्टोन है ये फॉल करना चाहता है अंदर की तरफ, लेकिन ये इसके बाहर पे क्या लगता है, इतना फोर्स लगता है, उस वजह से ये कैसे मूव करता है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, करेक्ट, करता है ना। इसको डिटेल में देखेंगे। ए स्टोन डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ विद द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी बताऊंगा आगे, ठीक है।
बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव इन सर्कुलर पाथ विथ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। भाई क्या है, जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे अपन, किस पे, स्टोन पे या थ्रेड पे अपन फोर्स लगाएंगे, जैसे इसको घुमाएंगे अपन, तो घुमाने से क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, है ना। तो इसको जैसे ये क्या करेगा, बाहर जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन इस थ्रेड के अंदर भाई कोई भी जो थ्रेड या स्ट्रिंग होती है ना, उसके पास एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं, तो टेंशन अंदर लग रही है। टेंशन क्या चाह रही है, ये स्टोन अंदर की तरफ आ जाए। बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एक, है ना। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। वो फोर्स और ये फोर्स क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। उसकी वजह से ये इधर मूव करना चाह रहा है। अब एवरी पॉइंट पे अर्थ उसको क्या कर रही है, अंदर लाना चाह रही है। अर्थ अंदर लगा रही है, ये बाहर लग रहा है, इसकी वजह से इधर होती है। तो ये दोनों फोर्स की वजह से ये क्या है, सर्कुलर पाथ में क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। करेक्ट। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलेरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। करेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। ठीक है। अब देखो इस वाले केस में इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, 5 मीटर पर सेकंड सपोज करो, इससे मूव कर रही है, सपोज करते हैं ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, यहाँ पे देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इस पॉइंट को फाइनल मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हुई, ऊपर जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी इधर नीचे जा रहा है। तो नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस मानते, ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस मानते। करेक्ट। तो एक्सेलेरेशन निकालते हैं, एक्सेलेरेशन कितना होगा अगर यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -5। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, माइनस +5 अपॉन टाइम इसको लगा सपोज करो 2 सेकेंड। कितना लगा, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। करेक्ट। तो देखो ये जो एक्सेलेरेशन है ना यार है -10/2 -5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे है ना। तो तुम्हें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है, अब जहाँ पे एक्सेलेरेशन होगा वहाँ पे वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है, मतलब सेम है ना, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी वजह से एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते थे कि देखो इसी क्वेश्चन को 5 लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 अपॉन टाइम। अब वो क्या करते हैं, 5 - 5 करके जीरो कर देते इसको, तो 0.2। वो बोलते सर यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन जीरो है। जब एक्सेलेरेशन जीरो है तो यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लग रहा है। एक्चुअली में ना आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। भाई एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट ना, डायरेक्शन मैटर करती है। करेक्ट। इसी वजह से यहाँ पे ना कुछ फोर्स होगा, वो बोलते हैं एक्सेलेरेशन जीरो, तो फोर्स भी जीरो होगा। सर फोर्स जीरो कैसे होगा, एक्सेलेरेशन जीरो हुआ नहीं ना, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो 5 है ना, वो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन भी तो होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। करेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझ आया था। इसीलिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन है, जीरो नहीं है, ये नहीं बोल सकते अपन जीरो है ना। तो एक्सेलेरेशन होगा तो फोर्स भी होगा। भाई एक्सेलेरेशन है तो जहाँ पे एक्सेलेरेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, फोर्स होगा। करेक्ट। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है आगे चलते हैं। इन एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द टेंजेंट टुवर्ड द मोशन। भाई सपोज करो कि यही रस्सी आप इस पत्थर को घुमा रहे हो, ये रहा पत्थर, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे टेंशन फोर्स ना हो, सपोज करो ये रस्सी टूट जाए, तो क्या होगा, वो जो स्टोन होगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना। करेक्ट। तो उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या स्ट्रेट लाइन में है ना। तो वो जाना चाहता क्या है, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है। लेकिन बार बार ये रस्सी यहाँ पे आएगा तो वापस अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो बार बार ये
थ्रेड क्या कर रहा है, थ्रेड उसको अपनी तरफ धकेल रहा है ना, अंदर की तरफ। तो इस वजह से वो जाना चाहता सीधा है, बट अंदर की फोर्स लगने की वजह से हर बार उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, और चेंज होते होते वो किस में मूव करने लग जाता है, सर्कुलर पाथ में। समझ आया इतना? तो दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर यहाँ पे ये फोर्स नहीं होगा, ये फोर्स जीरो जाएगा, यहाँ पे मान लो थ्रेड टूट जाए, थ्रेड टूट जाएगी तो क्या होगा, ये स्टोन कहाँ पे जाएगा, स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा। यहाँ तक समझ आया? ए स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कुलर। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, तो कोई भी सर्कल है उस पर अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो मीट करते एक पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, सर्कल का टेंजेंट बोलते हैं, है ना। ये सर्कल बनाया, इसके एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन को मीट करेंगे ना अपन, तो उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन ए बी सी टेंजेंट ऑफ द सर्कल पॉइंट बी। तो ये ए बी सी क्या है, ये टेंजेंट है किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो अर्थ के अराउंड मून है, उसका जो मोशन है, वो मोशन कैसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? अब देखो इसको भी एक बार वापस अपन डिटेल में देख लेते हैं। देखो सपोज करो, वापस इसको डिटेल में बता देता हूँ एक बार। ये सपोज करो अपनी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, मून है, करेक्ट। इतना समझ आया? अभी देखो क्या होगा, मून के पास भी मास है, करेक्ट, अर्थ के पास भी मास है। मैंने क्या बोला, दो मास एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। वो चाहे तुम्हारा मास हो चाहे मेरा मास हो, हम दोनों भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बस इसके लिए हैवी मास होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो अर्थ क्या करना चाह रही है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है, करेक्ट। लेकिन इसके पास पहले से क्या है, कुछ वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी। अब यही वेलोसिटी है ना खेल करती है। अब ये वेलोसिटी क्या करती है, ये वेलोसिटी रहती है इस साइड में, जाना चाहता है क्या, यहाँ पे ये सीधा जाना चाह रहा है, करेक्ट, सीधा जाना चाह रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ये मूव करेगा ना सीधे की तरफ, अब ये जो अर्थ है ना इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इस पॉइंट पे आके यहाँ पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, यहाँ पे फोर्स आएगा वापस अंदर की तरफ, तो ये इसको बार 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 एक पर्टिकुलर पाथ में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है ना, करेक्ट। इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये मोर सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। अब देखो इसके मून के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बताता हूँ कैसे। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, चलो वापस बनाते हैं इस डायग्राम को। देखो ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। अभी देखो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है यहाँ पे, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स अंदर की तरफ। अब देखो ये ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो दूसरे फोर्स की तरह काम करेगा। उस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इतना तो समझ आया ना कि इसके पास एक्सेलरेशन है ना, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, अपने पास एक्सेलरेशन होगा ही होगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। जहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, फोर्स होगा, करेक्ट। अब फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखो जो फोर्स, जो एक्सेलरेशन बॉडी को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ, यहाँ पे अगर मून होगा तो इसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगता है ना, सेंटर की तरफ लग रहा है ना अर्थ सेंटर पे, तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, या उस फोर्स को क्या, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, भाई एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लग रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स भी अंदर की तरफ लग रहा है भाई।
यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो जहाँ पे एक्सेलेरेशन, अगर देखो एक्सेलेरेशन डायरेक्शन इस तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा क्या होगी, इसी तरफ होगी, सेम डायरेक्शन होगी। तो मतलब अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसी तरफ क्या लग रहा है, एक्सेलेरेशन लग रहा है। तो फोर्स भी क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, करेक्ट है ना। अब इसके पास वेलोसिटी कहाँ पे, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल। अब बाहर की तरफ है ना, इसके पास वेलोसिटी होती है कुछ v मान लो, है ना, इसका मास कुछ m है, करेक्ट। तो जिसके पास मास होता है, वेलोसिटी होती है, और सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv²/r। क्या होता है, mv²/r। मतलब बाहर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mv²/r, और अंदर जो दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो होता है gm1m2/r²। बताऊंगा ये कैसे होता है। अब ये जो दोनों फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई मान लो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा, करेक्ट, बाहर चला जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो अंदर चला जाएगा, लेकिन ये बीच में रहता है, बीच में रहता है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है ना, दोनों क्या है, सेम है या कांस्टेंट है, करेक्ट। अब सेम है तभी तो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, समझ आया इतना, ठीक है आगे चलते हैं। तो द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द एक्सेलेरेशन, सॉरी ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आया, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जो कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स। इफ देयर इज नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ये मोशन या ये फोर्स अगर नहीं होता तो मून कैसे स्ट्रेट लाइन में मूव करके चला जाता, करेक्ट। ये मोशन, सॉरी ये जो फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स उसको कैसे पाथ में मूव करा रहा है, सर्कुलर पाथ में। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मून और अर्थ के बीच में लग रहा है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मून को सेंट्रीपिटल सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ आया इतना। इट इज़ सीन दैट द फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। भाई जो एप्पल है जो फॉल कर रहा है वो भी अर्थ की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, भाई बताओ क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, हाँ। करेगा ना। इफ सो वी डू नॉट सी अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल। भाई अगर ऐसा होता है तो अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं मूव करती, क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है, करेक्ट, और अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, भाई थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, करेक्ट। द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ। भाई एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ अपन को बोलता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, यानी मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं कम होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, करेक्ट। अब देखो अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा होता है ना, 10⁻24 तक होता है। तो ये एक्सेलरेशन लगभग कितना होगा, लगभग ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये लगभग जीरो के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब जो अर्थ है वो मतलब जीरो के मुकाबले मूव कर रही है, समझ आया था। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल टू द मास ऑफ कंपेयर टू द अर्थ। तो एप्पल का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है अर्थ के कंपेरिजन में। सो वी डो नॉट सी द अर्थ इज मूविंग टुवर्ड द एप्पल, इसीलिए अपन देखते हैं कि अर्थ है वो एप्पल की तरफ मूव नहीं करती, बिकॉज एक्सेलरेशन लगभग कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पता है ना एफ इक्वल्स टू में सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, तो जितना मास बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून। भाई अर्थ है वो मून की तरफ मूव क्यों नहीं करती, सेम रीज़न, अर्थ है वो क्या करती है, वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करती रहती है सन के अराउंड, करेक्ट। तो वो सन के अराउंड मूव करती रहती है तो क्या होता है, उसके पास भी वेलोसिटी होती है और वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती रहती है। इतना समझ आया। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लानट गोज अराउंड द सन। भाई सारे प्लानट है वो अर्थ के सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, सेम चीज़ ये बता रहे हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर इज एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन
सन एंड प्लानट, और सन और प्लानट के बीच में भी क्या होता है, फोर्स होता है। फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एप्पल एंड मून बट ऑल ऑब्जेक्ट इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई न्यूटन ने क्या बोला कि जो फोर्स है ना अर्थ और मून के बीच में लग रहा है ना, वो फोर्स दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके बीच में लग रहा है। यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे मैं हूँ, हम दोनों भी एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अट्रैक्ट हो नहीं पाते। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो फोर्स होता है ना, ये बहुत वीक फोर्स होता है। क्या होता है, मतलब इसकी वैल्यू लगभग जीरो जीरो के करीब आएगी। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को क्या नहीं कर पाते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स वेरी वीक फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत वीक फोर्स होता है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, भाई जिनके पास वजन है, मास है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या बोलेंगे अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना समझ आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये दो, पहले इसको देखते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम द फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्स क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट है ना, जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट है वो दोनों के पास कुछ मास होता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब ये जो फोर्स है वो जो दोनों मास है, इसको m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोल देते हैं। तो उनके m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। मतलब तुम ये r इन दोनों की क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। तो r क्या डिस्टेंस है, तो जितनी ज़्यादा तुम डिस्टेंस दूरी बढ़ा दोगे ये फोर्स उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा r करोगे उतनी ज़्यादा कम ये फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये फोर्स क्या हुआ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब दोनों मास मल्टीप्लाई में ना, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास। नहीं, जो m1 m2 है वो दोनों क्या एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस, करेक्ट। अभी देखो जब भी इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कुछ इक्वल टू का साइन आएगा। भाई जो फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं वो इक्वल टू के साइन में होता है। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने पे इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं ना, तब कुछ कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा जी। क्या आएगा, तो ये जी कांस्टेंट आ गया। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इतना समझ आया। तो कितना फोर्स लगता है, भाई अपन ने देख लिया पहले कि फोर्स 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 है ना। अब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा कितना फोर्स होता है, तो वो फोर्स होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। समझ आया कैसे हुआ, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो जी m1, इसका मास कैपिटल m है सपोज करो, इसका मास स्मॉल m है, और डी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो एफ इक्वल्स टू जी m बाय डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डी है, अपन ने आर डी, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ तक समझ आया, है ना। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास कैपिटल एन एम स्मॉल एम। सेम चीज़ ये बता रहा है, एक ऑब्जेक्ट ए है, बी है, उसका कैपिटल एम मास है, इसका स्मॉल एम मास है, ठीक है। एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम देम, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डी होगी, ठीक है। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लेते हैं एफ इनके बीच में। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। तो फोर्स दोनों के बीच में वो प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब दोनों मास मल्टीप्लाई है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, फोर्स सॉरी मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और मास कम करेंगे तो फोर्स कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो इन्वर्सली का मतलब उल्टे, एक दूसरे के उल्टे उल्टे डिपेंड करते हैं, है ना। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम।
अब इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू के साइन में बदलना है, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, जी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है। यहाँ तक समझ आया। वेयर जी इज़ द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। बाई मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, भाई दोनों क्या करते हैं, ये डी स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में इधर, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी m1 m2, करेक्ट। इतना समझ आया है ना। देखो ऐसे इसने क्या किया है, जी की वैल्यू निकाल रही है, तो देखो एफ इक्वल्स टू क्या है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब आर इधर क्या है, डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एफ है ना। तो देखो इधर देखो, तो जो एफ इंटू आर स्क्वायर इसको से क्या हो जाएगा, जी m1 × m2। अब m1 m2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 × m2। यानी जी की यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, करेक्ट। और डिस्टेंस रेडियस होती है, सॉरी जो डिस्टेंस होती है उसको मीटर में लिखते हैं, इसको स्क्वायर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, 2 kg है ना, तो 1 kg इंटू 1 kg मास को किस में लिखते हैं, केजी में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, करेक्ट। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी ग्रेविटेशन फोर्स की, वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ आया इतना कैसे किया। द ऐसा यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स डिस्टेंस एंड द मास बिटवीन दिस। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ आया ना कैसी हुई। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अपन जी तो कर रहे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जी थोड़ी ना रखेंगे ना, इसकी वैल्यू रखेंगे। द वैल्यू ऑफ जी वाज फाउंडेड बाय द हेनरी केवेंडिश। तो किसने निकाली थी इसकी वैल्यू, फाइंड किसने की थी, हेनरी केवेंडिश। 1731 टू 1810 में तक रहे थे। यूजिंग द सेंसिटिव बैलेंस, किसकी यूज़ करके, सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाली थी। द एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ जी इज, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, अभी इसकी कितनी लिखते हैं अपन, 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ आया इतना। तो 10⁻11 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोजली। कंक्लूड हाउ वुड यू नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स। अब देखो ये बोल रहा है कि हमने देखा है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या करता है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रखता है ना, लगता है, करेक्ट। तो ये बोल रहा है आप अपने और अपने दोस्त के बीच में, है ना, इस फोर्स की वैल्यू निकाल के देखो कितनी होगी, ठीक है, करेक्ट। तो निकाल के चेक करते हैं अपन इस वैल्यू को। चलो सपोज करते हैं तुम्हारा मास 50 kg है और मेरा मास भी 50 kg, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं कि फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सपोज करते हैं तुम्हारा मास कितना है 50, मेरा मास भी कितना है 50, ठीक है, 50 है तुम्हारा और मेरा भी 50 मान के चलते हैं, ठीक है। हम दोनों सपोज करो 1 मीटर की दूरी पे हैं, तुम्हारी रेडियस कितनी होगी 1 मीटर, है ना। तो पुट करते हैं फोर्स कितना होगा हम दोनों के बीच में, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू तुम्हारा मास भी 50 डाला मैंने और मेरा मास भी 50 डाला मैंने। अपन हम दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। तो ये देखो फोर्स कितना है। अब देखो 50 इंटू 50 कितना होगा, 5 इंटू 5 25 होता है, उसके आगे 2 0 लगा देंगे, करेक्ट। भाई 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो 25 उसके आगे 2 0 लगा देंगे, इंटू नीचे तो 1 बचा, ऊपर कितना बचा 6.67 इंटू 10⁻11। अब ये 10 2 0 है ना, तो ये 10⁻2 हो गई, है ना, 10⁻2 हो गई। तो इसको अपन क्या करेंगे, 10⁻11 को काट देंगे तो कितने बचेगी, 10⁻9 बचेगी ना, 2 चले जाएंगे। अब 25 इंटू 6.6 करते हैं, तो 25 इंटू 6.67 इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 7 5 जा 35, करेक्ट, कैरी 3, फिर 5 6 जा
30, 30 और 3 33। नाउ 5 6 जा 30 और 3 3 33 करेक्ट। 2 से करते हैं 14 कैरी 1 6 जा 2 6 जा 12 12 और 1 13 कैरी 1 2 6 जा 12 12 और 1 13 करेक्ट। तो ये आएगा 5 7 6 और 6 1 कितना आया 1 6 6 7 5। अब इसके बाद 2 पॉइंट थे ना, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो अपना आंसर कितना है -9। अब सपोज करते हैं इस पॉइंट को इधर लेके आते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इधर लेके आते हैं, तो होगा 1.667 इंटू 10 पावर। तो 2 पॉइंट इधर किसका है, तो 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, तो ये बचेगा 10 पावर -7। देखो हमारे बीच में इतना फोर्स लगता है, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब पता है 1 2 3 4 5 6 7 ये इतना फोर्स लगता है। अब बताओ इतना कम फोर्स है, हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। इसीलिए हमारा मास कम होता है ना, इसीलिए अपन क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाते। समझ आया यहाँ तक, हमने अपने दोनों के बीच में रखा। तो ये लगभग 0 के बराबर है ना, फोर्स 0 0 0 0 0, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाते। या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है दो, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाता। द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट applicable all bodies whether the body are big small whether they are celestial और terrestrial। भाई ये बोल रहा है ये जो लॉ है ना, वो दुनिया में हर जगह लगता है। कहाँ पे लगता है, हर जगह, सभी बॉडी पे, ऑल बॉडी पे लगता है। चाहे वो बॉडी छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, छोटी होगी तो क्या होगा, बस वो 0 के करीब आ जाएगा, लेकिन लगता तो है। चाहे वो बॉडी घूम रही हो आसपास, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो सेलेस्टियल मतलब स्पेस के अंदर हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हमारे आसपास हो, है ना। इनवर्स स्क्वायर saying that the force is inversely proportional to the square of d means for example that if d get bigger the factor by 6 the force become 1/36। ये बोल रहा है कि फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम है। सपोज करो मैं डिस्टेंस को, पहले फोर्स एफ था, डिस्टेंस आर थी, मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर देता हूँ सपोज करो, तो जो फोर्स होगा वो कितनी हो जाएगी 1/r²। आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना था 4। मतलब तुम अगर डिस्टेंस को 2 गुना करोगे तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा ना 4 आ रहा है ना, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। ऐसे ही तुम डिस्टेंस को 6 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स कितने टाइम होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा 36 टाइम्स। यहाँ तक समझ आया, करेक्ट। देखो ये द मास ऑफ द अर्थ इज, देखो अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 kg, इतना दे रखा है, इतना ज़्यादा होता है मास अर्थ का। एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻22, है ना, मून का इतना 7.4 × 10⁻24 22 kg है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.8 × 10⁵ किलोमीटर, इतनी है। तो अपन को कैलकुलेट करते हैं कि अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स है वो कितना होता है, करेक्ट। नाउ द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, नाउ सी जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है 6 × 10⁻24, और जो मास ऑफ मून है वो कितना है 7.4 × 10⁻24। चलो अपन कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अपन क्या करते हैं, मास लिख लेते हैं। तो मास कितना दे रखा है 6 × 10⁻24 करेक्ट, और उसका कितना दे रखा है 7.84 करेक्ट × 10⁻22 करेक्ट, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 3.84 × 10⁻5, 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर करेक्ट, 10⁻5 किलोमीटर करेक्ट। अपन को पता है देखो फोर्स कितना होता है, फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है G m1m2/r² करेक्ट, है ना। अभी देखो जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ, ये अर्थ का मास है और ये मून का मास है। नाउ जी की वैल्यू अपने डाल दी, मास कितना है, एक अर्थ का मास लेते हैं पहले, तो 6 × 10⁻24 करेक्ट, फिर मून का मास रख लेते हैं 7.84 × 10⁻22। अब देखो जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस कितनी है इतनी। अब देखो ये डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर के अंदर,
अब डिस्टेंस हमेशा ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो किलो को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आएगी ना। तो ये 10⁻³ इसमें ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। करेक्ट। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर लिखते हैं 3.84 इंटू 10⁻8 इंटू 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर में आ गई, स्क्वायर हो गया ना। ये फोर्स होता है अर्थ और मून के बीच में। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो 10⁻8 और 10⁻8 कितनी हो जाएगी, 20⁻16। 16 हो जाएगी ना 10 पावर। तो इस 10 पावर को 16 को अपन इसको 16 लिख लेते हैं यहाँ पे। करेक्ट, ताकि अपनी जगह बच जाए। अभी देखो ये हो जाएगी 10⁻16। अब 10⁻11 और 10⁻22 ये माइनस होगी तो ये कितनी बचेगी, 10⁻11 बचेगी ना सिर्फ, क्योंकि 22 में से 11 जाएंगे तो 11 बचेगी। करेक्ट। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 10⁻11 लिख दूँ इसको काट के। तो यहाँ पर लिख दें 10⁻11। करेक्ट, माइनस नहीं वो प्लस की 20 थी। अभी ये ऊपर जाएगा। करेक्ट, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻16। करेक्ट। तो मैं इसको ऊपर ले जाके लिख देता हूँ 10⁻16, 10⁻16। करेक्ट। तो 11 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेंगे ना। तो इसको लिख देते हैं 10⁻5। किसका बचेगा, माइनस का। तो हो जाएगा 10⁻5। ये हो जाएगा 10⁻5। करेक्ट, इतना समझ आया। ठीक है, 10⁻5 इसमें से जाएगा 10⁻24 में से कितना होगा, 19। 19 होगा। अब 16 है ना। तो कितनी बचेगी, 10⁻19। नहीं माइनस नहीं, +19। तो कितनी बचेगी, 10⁻+19। तो इसको लिख देते हैं 10⁻+19। तो ये बचेगा 10⁻+19। करेक्ट। अभी देखो 3.4 है, सॉरी 3.8 है ना। तो इस 3.8 को अपन 7.8 के 2 टाइम्स मान लेते हैं ना तकरीबन, क्योंकि 3.8 है, ये 4 के करीब है और ये किसके करीब है, 8 के करीब है। तो अप्रॉक्सीमेट कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। करेक्ट है ना। तो ऊपर कितना बचेगा, 6 इंटू 6.6। तो करते हैं 6 इंटू 6.6। तो 6 इंटू 6 पॉइंट करने पे अपना आ रहा है 6.7 इंटू 6 करेंगे तो 42, 4 आएगा। और 6 या 36, 36 + 4 40 आएगा। तो 40.2 आएगा। कितना आएगा, 40.2 इंटू कितना बचा अपने पास, 2 बचा, डिवाइड बाय 3.8। इस 3.8 को अपन तकरीबन क्या मान लें, 1. चलो एक काम करते हैं, इस 2 को, तो इस 3.4 को अपन तकरीबन 4 मान लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा, ऑलमोस्ट 10 बार जाएगा। तो कितना होगा, 10.2 इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 20, है ना। करेक्ट। सो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻19। इस जीरो को उधर भेज देते हैं, कितना होगा, 2 इंटू 10⁻20। करेक्ट। और किस में आएगा, न्यूटन के अंदर। यहाँ तक समझ आया। तो 10⁻20 में आंसर आएगा। ठीक है, अपन अपनी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी, क्योंकि अपन ने क्या माना है, अप्रॉक्सीमेशन लिया है। हाँ देखो 2 इंटू 10⁻20 आ रहा है। करेक्ट। तो अपन ने अप्रॉक्सीमेटली लिया, इसलिए ये करेक्ट आंसर है 0.02 इंटू 10⁻20, है ना। तो जब भी सोल्व करना है तो किस में लेंगे अपन, अप्रॉक्सीमेशन मेथड के अंदर लेंगे। ठीक है। स्टेट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। भाई यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या है, उन दोनों फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास m1 एंड m2 के होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर बिटवीन देम होता है। फिर कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट g m1 m2 r²। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ और अर्थ के सरफेस के बीच में लिखना है, तो उसका भी देखेंगे अपना आगे करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, है ना।
तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्फेरल फिनोमेना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। ये बहुत सारे फिनोमेना बताता है जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते। द फोर्स बिटवीन द फोर्स दैट बाइंड अस विद अस अर्थ। भाई हम अर्थ से जुड़े हुए हैं, हम कूदेंगे तो भी अर्थ पे आएंगे ना, तो अर्थ से अपन जुड़े हुए हैं, हमें अर्थ से बाइंड करने का काम कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। भाई मून अराउंड अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है, तो वो किसकी वजह से मूव करता रहता है? इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, करेक्ट। द मोशन ऑफ प्लानट अराउंड द सन, और सन के अराउंड प्लानट मूव करते हैं, वो भी किसकी वजह से करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। द टाइड ड्यू टू द मून ऑन द द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन। अब देखो ये बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो टाइड्स आती है ना, मैंने बताया था टाइड्स होती है वो किसकी वजह से आती है? मून की वजह से और सन की वजह से। तो वो कैसे आती है उसको डिटेल में देखते हैं, चलो। देखो सपोज करो ये अपनी अर्थ है, करेक्ट है ना? तो अर्थ पे ज़्यादातर हिस्सा क्या है? पानी है। तो सपोज करो ये सारा हिस्सा क्या है? पानी है। बीच में अर्थ, ये सारा हिस्सा क्या है? पानी है, करेक्ट। अभी देखो ये मून है, ये अर्थ के अराउंड घूमेगा, करेक्ट है ना? इसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। अभी देखो अगर मून इस तरफ है अर्थ के, ठीक है, तो जो पानी है, पानी में भी तो वजन होता है, और हमारी अर्थ पे क्या है? बहुत सारा पानी है, तो उसका कितना सारा मास होगा, है ना? तो वो जो पानी है ना, वो अर्थ की तरफ क्या होता है? जो पानी है वो मून की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो सारा पानी मून की तरफ जाना चाहता है, तो इसलिए वो उठ जाएगा। पानी ज़मीन पे से ना, तो पानी क्या होगा? मून की तरफ से उठ के जाएगा, मूव करना चाहेगा मून की तरफ। किसकी तरफ? मून की तरफ। तो वो ऐसे मून की तरफ अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो वो खड़ा होता है, पानी उड़ जाता है ना? अपनी पोजीशन से हाइट पे चला जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। उसी को तो बोलते हैं पानी जब समुद्र में लहर की तरफ उठता है ना, उसी को टाइड बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है ये सारा काम? मून की वजह से। क्यों? क्योंकि मून क्या लगा रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि मून के पास फोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि मून के पास मास ज़्यादा होता है, और जो पानी है उसके पास भी क्या होता है? मास ज़्यादा होता है। अब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स होगा। इसी वजह से अब सन है, सन भी दूर दूर रहता है। अब सन की तरफ भी क्या करेंगे? ये पानी है, ये पानी सन की तरफ, सपोज करो किधर भी सन है, इस साइड है, जिस साइड भी है ना, तो उस तरफ भी क्या होंगे? ये मूव करेंगे। तो पानी है, जो समुद्र में जो लहरें उड़ती हैं वो किसकी वजह से उड़ती हैं? टाइड्स उड़ती है, वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। समझ आया? कौन लगाता है वो फोर्स? मून और सन लगाता है। अब वो उस पर क्यों लगता है? क्योंकि वो पानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो उठता है उस पर। समझ आया था? गेटिंग दिस? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इंपॉर्टेंस के बाद में अपन फ्री फॉल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू। और जो सारा क्रेडिट है वो एनसीईआरटी को जाता है ना? थैंक यू। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना।